एपिसोड की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर सुहान को दिखाते हैं जो कि काफी आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो उठ जाता है और वो अपने हाथ को टेबल पर पटक कर चिल्लाने लगा होता है कि एम्पायर तुम काफी ज्यादा मतलबी हो। ये सुनकर उसके सभी के सभी क्लासमेट उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिए होते हैं और हंसने लगे होते हैं और कहते हैं कि देखो ये गार्बेज फिर से दिन में सपने देख रहा है। ये सब देखकर सुहान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा होता है कि शायद वो रीबोर्न हो गया है, यानी कि वो टाइम ट्रेवल करके अपने सेकंड ईयर के हाई स्कूल में वापस आ गया है। तभी दीवार पर लगी हुई घड़ी पर उसकी नजर चली जाती है। उसे देखकर वो कहता है कि आज 3 अप्रैल है और 12 बज रहे हैं, इसका मतलब दुनिया चेंज होने में अब सिर्फ 3 घंटे से भी कम टाइम बच रहा है। यही सोचकर वो जल्दी से वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पान लियान लियान नाम की लड़की उसे रोककर एक लव लेटर उसके सामने फेंक कर कहने लगी होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे लव लेटर लिखने की? क्या तुमने कभी आईने में खुद को देखा है? तुम्हारे पास ना ही कोई पैसा है ना ही कोई स्टेटस है, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मेरे लिए वर्दी हो? ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होता है कि आखिर ये क्या बोल रही है, लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि पिछले लाइफ में ये अपने बॉयफ्रेंड साइमन किंग के साथ मिलकर मुझे एक फेक लव लेटर में फंसा दी थी और इसी का यूज करके ये दोनों के दोनों मुझे 2 सालों तक ब्लैकमेल किए थे और अपना पूरा स्कूल का खर्चा मुझसे निकलवाए थे। इतना सोचकर वो पूरे एटीट्यूड में उससे कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि पहले जाकर शीशे में खुद का शक्ल देख कर आओ। तुम तो बिल्कुल एक स्टिंकी फॉक्स की तरह दिख रही हो और तुम्हारा तो चेहरा भी बहुत ही ज्यादा अगली है, तुम्हारे इमेज तो पूरा का पूरा स्कूल में बर्बाद है, मैं तुम्हें पसंद करूंगा, पागल पागल हो गए हो क्या? ये सब देखकर पूरा का पूरा क्लासमेट काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या वो उससे मुंह लगा रहा है, क्या ये वही सुहान है जिसे हम लोग जानते हैं या फिर ये बदल गया है? जब उसका बॉयफ्रेंड आएगा तब नाटक देखने में मजा आएगा। उसका ऐसा बर्ताव देखकर पान काफी ज्यादा चौंक गई होती है और वो कांपते हुए घबराते हुए उससे कह रही होती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। तभी क्लास का दरवाजा खुलता है और वहां से उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। उसे देखकर वो जल्दी से जाकर उसके गले लग जाती है और रोते हुए कहती है कि उसने मेरा बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कर दिया है, आज तो तुम्हें उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वहीं पर वो बंदा अपना उंगलियां चटकाते हुए आगे बढ़ते हुए कह रहे होता है कि मेरे गर्लफ्रेंड को वो कहने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, अब तो तुम बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो, लेकिन तुम इतना ज्यादा कमजोर होने के कारण मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अभी से लेकर तुम्हें हमेशा मेरा ऑर्डर को मानना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। ये सब सुनकर पान सोच रही होती है कि लगता है कि हमारा प्लान पूरा हो गया, लेकिन सुहान उससे कहता है भाड़ में जाओ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। तभी सुहान उसे एक लात मारकर बहुत ही दूर फेंक देता है और इसके बाद वो उठ ही नहीं पाता है। वहीं पर हान जाते हुए कहता है कि कचरा कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। ये देखकर पूरी क्लास में शांति छा जाती है। वहीं पर हान वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी लोग बातें करना शुरू कर दिए होते हैं कि कहीं मेरी आंखें गलत तो नहीं देख रही है ना, उसने एक ही लात में उसे नॉकआउट कैसे कर दिया। इसके बाद सीन चेंज होती है और अगले सीन में सुहान को दिखाते हैं जो वहां से जाते हुए सोच रहा होता है कि मैं अपनी पिछली लाइफ में काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन मैं अभी भी काफी ज्यादा कमजोर और गरीब हूँ। कुछ ही देर में अर्थ का स्पिरिचुअल पावर रिस्टोर हो जाएगा और वर्ल्ड पूरी तरह से बदल जाएगा। मुझे जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को लेकर सभी रिसोर्सेज को सीज करके जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए मैं इस दुनिया पर जरूर राज करूंगा और अपने सभी एनिमी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बोलकर वो जल्दी से स्कूल से भाग जाता है। उसे छत पर से क्लास के मॉनिटर जिसका नाम यूंजी होता है वो देखकर कह रही होती है कि हमारे क्लास में सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लासमेट था, लेकिन मैं उसे अभी तक नोटिस कैसे नहीं कर पाई थी। वहीं पर सुहान को दिखाते हैं जो बाहर जाकर लुओ नाम की लड़की को कॉल करके उसका नाम कहता है। ये सुनकर वो लड़की पूछती है तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम और नंबर कहाँ से मिल गया। उसका आवाज सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, शायद ये थोड़ा सा बिना सर पैर का मालूम पड़ सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करो मैं तुम्हें कभी भी हट नहीं करूंगा और कभी भी धोखा नहीं दूंगा। ये सब सुनकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कौन है और क्या बोल रहा है। वहीं पर सुहान उससे बोल रहा होता है कि ध्यान से सुनना, 2 घंटे से कम टाइम में वर्ल्ड पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, उस वक्त वर्ल्ड 100 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जल्दी से स्कूल छोड़कर अपने नियरेस्ट माउंटेन पर चली जाओ और वहाँ का स्पिरिचुअल पावर रिकवर होने का पहला फेज कंप्लीट होने तक इंतजार करते रहना, मुझ पर भरोसा करो मैं तुम्हें कभी भी हट नहीं करूंगा। क्योंकि मैं इतना बोलकर वो रुक जाता है और वो सोचता है कि प्रीवियस लाइफ में वो मेरे प्रति काफी ज्यादा काइंड थी, मेरे प्रीवियस लाइफ में अगर वो नहीं होती तो मैं फर्स्ट पेज में ही मारा जाता, वो मुझे बचाकर कल्टीवेशन के पाथ पर लेकर गई थी, लेकिन वो मेरे साथ आखिरी तक नहीं रह पाई थी क्योंकि वो मुझे बचाने में मारी गई थी। इतना सोचकर वो कॉल कट कर देता है और कहीं जाते हुए कहता है कि इस लाइफ में मैं इसमें बिल्कुल भी सफर नहीं होने दूंगा। वहीं पर उस लड़की को दिखाते हैं जो सोच रही होती है आखिर वो बंदा कौन था और वो क्या बोल रहा था, ड्रामेटिक चेंज होगा, वर्ल्ड एक्सपेंशन होगा, आखिर वो सब क्या है। लेकिन पता नहीं क्यों उसका आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफी अच्छा पर्सन था,
क्या मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए? वैसे भी की बाओगुआन माउंटेन यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर है, लगता है मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। वहीं पर सू हान को दिखाते हैं जो कि बाइक से नांदो सिटी का हानसन सिटी पार्क में जा रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर ही सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल पावर अवेकन होगा और वहाँ पर एक 9 पत्तों वाला कमल का फूल भी खिलेगा और उसे लेने वो जा रहा होता है, क्योंकि उसे लेने से उसका कल्टीवेशन बेस बनेगा और वो आगे कल्टीवेट कर पाएगा। पिछले लाइफ में वो अपने हाथों से 7 ट्रेजर को जाने दिया था, क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट किया था और उसे उनका स्पेसिफिक भी याद नहीं है कि आखिर वो सब क्या था, क्योंकि उस वक्त सू हान एक ऑर्डिनरी पर्सन था और उसे इमोर्टेलिटी और कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो सिर्फ न्यूज में देखा था कि उसके कारण काफी सारे बड़े बड़े फोर्सेस आपस में फाइट किए थे और इसमें कई सारे लोगों की जाने भी चली गई थी। इसके बाद दिखाते हैं कि वो उस जगह पर पहुंच गया होता है जहाँ पर कई सारे लोग होते हैं और सू हान वहाँ पर जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक बंदा रोकते हुए कहता है कि आज हमारा बॉस लियांग दसाओ ने इस पार्क को पूरा का पूरा बुक कर लिया है, इसलिए ये आज पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। ये सुनकर वो कहते हैं जितना मुझे पता है कि ये एक पब्लिक जगह है और ये लियांग दसाओ आखिर है कौन जो यहाँ पर किसी को आने नहीं दे रहा है। ये सुनकर वो बंदा उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता है कि आखिर वो कौन है, वो इस एरिया का सबसे अमीर आदमी है, उसके काम में टांग अड़ाने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। ये देखकर सू हान को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम अपना हाथ तुड़वाना नहीं चाहते हो तो जल्दी से जल्दी अपना हाथ मेरे कंधे पर से हटा लो, लेकिन वो नहीं हटाता है, इसलिए वो उसका हाथ ही तोड़ देता है। ये देखकर सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और एक बंदा कहता है कि उसने हमारे दोस्त को चोट पहुंचाया है, इसलिए हम उसे नहीं छोड़ेंगे। सभी लोग उसकी बात सुनकर उसे मारने आगे बढ़ते हैं। वहीं पर उन्हें आता देखकर सू हान सोच रहा होता है कि अभी मेरे पास मेरा पूरा कल्टीवेशन का पावर नहीं है। सभी लोग जाकर हान पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वही उन सभी लोगों को धोकर रख देता है और सोच रहा होता है कि मुझे अभी भी अपने पास्ट लाइफ का सबसे अच्छे से अच्छा टेक्निक याद है, सिर्फ इतना ही तुम कमजोरों के लिए काफी है। इतना सोचकर वो उन्हें पीट कर वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि तुम सभी लोग काफी ज्यादा लकी हो कि मेरे पास मेरा पूरा ताकत नहीं था, नहीं तो पता नहीं कि तुम सभी लोगों के साथ क्या हो जाता। ये बोलकर वो उस पार्क में चला जाता है जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सीनरी होती है। वो देखकर वो सोच रहा होता है कि 9 पत्तों वाला कमल इन्हीं किसी पत्थर के पास खिलेगा। इस टाइम तक मैं अपने प्रीवियस लाइफ में बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं कर पाया था, मैं इसके बारे में इंटरनेट पर बिना थके ढूंढते रहा था, इसलिए ये मुझे मिलने में काफी ज्यादा देरी हो गई थी। इतना सोचकर वो अपने मोबाइल में टाइम देखते हुए कह रहा होता है कि अब बस सिर्फ 10 मिनट से भी कम टाइम बच रहा है। लेकिन तभी वहां पर लियांग अपने लोगों के साथ आकर चिल्लाने लगा होता है कि चलो अब मुझे बताओ कि कौन है वो बंदा, किसने आखिर मुझे ऑफेंड करने का हिम्मत किया है। और हान की तरफ देखकर कहता है क्या तुम ही वो बेवकूफ हो मुझे प्रोवोक करने की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। उसे देखकर हान सोच रहा होता तो यही एरोगेंट बंदा लियांग है, मैंने इसके बारे में अपने पिछले लाइफ में सुना तो जरूर था, ये 9 पत्तों वाला कमल ओरिजिनली इसने डिस्कवर किया था। लेकिन तभी लियांग उसके पास जाकर बोल रहा होता है कि मेरे साथ मेसअप करने की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। हान उसका मुंह पकड़कर अच्छे से देखते हुए सोच रहा होता है कि ये लियांग अपने प्रीवियस लाइफ में उस 9 पत्तों वाले कमल के कारण एक फेमस कल्टीवेटर बन गया था और वो काफी बार ह्यूमन को डेमोनिक बिस्ट से बचाया था, लेकिन जब हमारा सिटी एक दूसरे सिटी के कन्फ्लिक्ट में पड़ गया था तब फॉरेन कल्टीवेटर से फाइट करते वक्त ये शहीद हो गया था। उसके मौत से काफी सारे लोग दुखी हो गए थे। इतना सोचकर वो उससे कहता है क्या सच में तुम्ही लियांग सू हो या फिर उसके जैसा दिखने का प्रिटेंड कर रहे हो। इतना बोलकर वो सोचता है कि ये मुझे किसी हीरो के जैसा तो लग नहीं रहा है। ये सुनकर वो चिल्लाकर कहने लगा होता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा बात कैसे कर सकते हो। उसका बंदा कहता है कि इसने आपको पहले ऑफेंड कर दिया है, अगर आप चाहे तो हम लोग इसे खत्म कर सकते हैं। तभी हान देखता है कि 3 बज चुका होता है और तभी अचानक पूरा का पूरा धरती हिलने लगता है, बिजली चमकने लगती है, पहाड़ टूटकर गिरने लगती है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और काफी ज्यादा डर भी गए होते हैं और डर के मारे उसके सभी के सभी बंदे वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर लियान भी हान को वहां से जल्दी से भागने के लिए कहने लगता है, लेकिन वो नहीं भागता है और कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो जाती है और हान वो सब देखकर मन में कहता है कि स्पिरिचुअल पावर रिकवर होना शुरू हो गया है। रिकवरी का फर्स्ट फेज लगभग आधे मंथ तक चलेगा और इस टाइम में दुनिया बहुत ही ज्यादा बदल जाएगी और काफी ज्यादा केओस से होकर गुजरेगी, जिसमें कितने सारे लोग मारे भी जाएंगे किसी को भी नहीं पता। और उसी टाइम अर्थ का ऑरा अचानक काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और उस टाइम कुछ लकी लोग होंगे जो अपने कल्टीवेशन को अपने आप ही अवेकन कर पाएंगे और कुछ जगहों पर काफी ज्यादा रेयर मेडिसिनल हर्ब जन्म लेंगे और किसी के पास चांस होगा उसे लेने के लिए। यही सब सोचते सोचते वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी लियांग उसके पास आकर उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, कहाँ पर जा रहे हो, ये काफी ज्यादा खतरनाक है, हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन हान उसका हाथ छुड़ाकर वहां से पहाड़ों पर जाने लगता है और लियांग चिल्लाते ही रह जाता है कि ये गधा क्या कर रहा है। और वहीं पर ड्रैगन और फिनिक्स का सोल दिखाई देने लगा होता है। ये देखकर लियांग सोच रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, कहीं यही तो वर्ल्ड का एंडिंग तो नहीं होने वाली है ना। वहीं पर हान ऊपर में पहुंच गया होता है और काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि मैं बिल्कुल टाइम में पहुंच गया हूँ। वहीं पर 9 पत्तों वाला कमल भी खिल चुका होता है। उसे देखकर वो जाकर उसे ले लेता है और सोचता है कि अब मैं अपना कल्टीवेशन जर्नी फिर से स्टार्ट कर पाऊंगा। इसके बाद मैं जिंक्सी कैनन में जाऊंगा और ये मेरा फर्स्ट फेज ऑफ कल्टीवेशन का बिल्कुल ही ग्रेट एसेट बनेगा। लेकिन तभी अचानक उसे कुछ होने लगता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मैंने अभी तक अपना कल्टीवेशन अवेकन क्यों नहीं कर पाया
पाया हूँ, लेकिन उससे भी अजीब बात यह है कि मैं अपना दांतियन को फील कर पा रहा हूँ। कहीं इसका मतलब ये किसी तरह का मेरे इंटरनल स्ट्रेंथ तो नहीं है ना? जो भी हो, यही सोचकर वो बैठकर उसे गैदर करने लगता है। लेकिन तभी उसे एक छोटा सा कुछ दिखता है। वो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो क्या है। लेकिन जब वो उसके करीब जाता है तो वो देखता है कि वो एक छोटा सा सोड है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरानी के साथ काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि आखिर ये क्या है। आज तो मेरा लकी डे है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस वर्ल्ड में दोबारा रिबॉर्न होऊंगा और मेरे पास एक चांस हो गई एम्परर रीला में ब्रेक थ्रू करने का। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं लास्ट में अपने प्रतिशोध को पूरा कर पाऊंगा और 9 हेवनली किंग को खत्म करने के बाद हेवनली थ्रोन पर कब्जा कर लूंगा। मेरा लक तो आज सच में काफी ज्यादा अच्छा है। मेरा दांतियन को ओपन होने के कारण मेरा कल्टीवेशन अपने आप ही बढ़ जाएगा। मेरे हिसाब से शायद मैं ही वो बंदा होऊंगा जिसका कल्टीवेशन सबसे फास्टेस्ट अवेकन हुआ होगा। मेरे पास्ट में अवेकनर का लिस्ट ये दिखाया था कि जो पर्सन सबसे फास्टेस्ट अवेकन किया था वो सिर्फ 3 दिन में ही कर लिया था। तभी हान को वहां पर एक बहुत ही अजीब तरह का स्पिरिचुअल फ्रूट दिखता है। वो देखकर वो कहता है कि इसमें से तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा है। और जब वो उसे अपने हाथ में लेता तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये एक काफी ही ज्यादा रेयर जो एक फ्रूट है। ये किसी का कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। उसके प्रीवियस लाइफ के सेकंड फेज में लोग उस फ्रूट को लेने के लिए मारा पीटी करने लगे थे। इस फ्रूट के हेल्प के कारण हान अपने कल्टीवेशन को काफी कम टाइम में इम्प्रूव कर सकता है। इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है और सोचता है कि अब मुझसे जिंक्सी कैनन जाकर और भी ज्यादा सेक्रेट ऑब्जेक्ट लेने का इंतजार हो ही नहीं रहा है और अब मेरे पास इतना ज्यादा पावर है कि मैं उनसे स्वान फैमिली के कमीनों को आराम से संभाल लूंगा। तभी वहां पर लियांग काफी ज्यादा मेहनत से चढ़ते हुए कहते हैं कि कुछ देर के लिए रुक जाओ, इस वर्ल्ड को पता नहीं क्या हो गया है। मैंने अभी देखा कि अचानक एक माउंटेन ग्राउंड से निकल गया है और आसमान में मुझे उड़ता हुआ ड्रैगन भी दिखाई दे रहा था। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा विनती करता हूँ कि मुझे प्लीज बताओ कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी हान उसे 9 पत्तों वाला कमल देते हुए कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी कल्टीवेशन स्टार्ट करना पड़ेगा और अपने मन में कहता है कि मेरा दांतियन ऑलरेडी ओपन हो चुका है तो अब मुझे सिर्फ जोगो फ्रूट्स का ही जरूरत है। इसलिए अब ये कमल मेरे किसी काम का नहीं है और ये लियांग दिखने में कोई बुरा बंदा तो नहीं लग रहा है और ये भी अच्छा होगा कि इस कमल को इसके ओरिजिनल ओनर को रिटर्न कर दो। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि हम लोग दोबारा फिर से जरूर मिलेंगे। ये बोलकर वो वहां से जंप करके चला जाता है। उसे देखकर लियांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो तो उड़ रहा है। दिखाते हैं कि हान एक होटल में जाकर उन सभी फ्रूट्स का स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रहा होता है और पूरे 3 दिन के बाद वो उन सभी फ्रूट्स के स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व कर लेता है और वो फाउंडेशन स्टेज के मिडिल लेयर के फाइनल स्टेज में पहुंच गया होता है और वहां से जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि अब जाकर स्कूल का कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वक्त आ गया है और जल्द ही जिंक्सी कैनन जाने का भी वक्त आने वाला है। यही सोचते सोचते वो स्कूल चला गया होता है जहाँ पर सभी लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि वर्ल्ड के कई पार्ट में काफी सारी अजीब अजीब चीजें हो रही है, आखिर गवर्नमेंट इसे कैसे डील करने वाली है। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है कि कई सारे लोग कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिए हैं और बिल्कुल कॉमिक जैसा पावर ऑब्टेन कर लिए हैं। दूसरा कहता है कि अपना मुंह बंद ही रखो, वो तो जरूर फेक न्यूज होगा। वो कहता बट मैंने सुना है कि हमारे स्कूल के कुछ लोग हैं जो कि कुछ अजीब तरह का फ्रूट्स खा लिए जिसके कारण उनका बॉडी अचानक बदल गया है। तभी वहां पर किंग और पान आकर हान का रास्ता रोक देते हैं और कहते हैं कि काफी टाइम हो गया है ना हान, मुझे लगा था कि तुम तो भाग गए होगे लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगा था कि तुम इतना बड़ा बेवकूफ होगे कि तुम वापस आ जाओगे। हान फिर से कहता भाड़ में जाओ, मेरा दिमाग खराब करना बंद करो। ये सुनकर कुछ क्लासमेट काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या उसे नहीं पता है कि साइमन किंग ने कौन सा अजीब तरह का फ्रूट्स खा लिया है। वहीं पर साइमन किंग हान से कहता है तो इसका मतलब तुम अभी भी बिल्कुल पहले के जैसे एरोगेंट हो। क्या तुम्हें फिर से लगता है कि तुम इस बार भी लकी होगे? अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। ये बोलकर वो अपने हाथ को एक बियर के हाथ में बदल लेता है और उसे मारते हुए कहता है कभी कल्टीवेटर को ऑफेंड मत करना। क्या तुम अब दया के भी? ये बात उसका पूरा करने से पहले ही हान उसे ही एक पंच मारकर फेंक देता है और कहता है कि मेरा टाइम बर्बाद मत करो। वहीं पर ये देखकर पान फिर से काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ये कैसे हो सकता है, हमने तो मैजिकल फ्रूट्स खाया था। ये बोलकर वो भी अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके उसके तरफ बढ़ते हुए कहती है मैं इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हान उसे भी खाने पीने भर दे देता है और कहता है कि कीड़ों को कभी भी अपना जगह नहीं भूलनी चाहिए। इतना बोलकर वो सोचता है कि ये लोग काफी ज्यादा लकी है कि ये लोग स्पिरिचुअल फ्रूट को खाकर कल्टीवेशन को जगा पाए हैं। सभी लोग अलग अलग तरह का एबिलिटी पाएंगे, उनमें से सबसे कॉमन एबिलिटी है वो काफी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे लेकिन उनका ग्रोथ पोटेंशियल लिमिटेड होगा। लेकिन उनमें से सबसे बेकार है ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी, ये तो पूरा का पूरा कचरा है। लेकिन उनमें से भी कोई लकी पीपल होगा जिन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी मिलेगा। अपने प्रीवियस लाइफ में मैं एक से मिला था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने पावर को कंट्रोल कर ही नहीं पाया था। तभी अचानक उनकी स्कूल पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर हमला कर देता है जिसे देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वहां से भागने लगे होते हैं। वहीं पर एक बच्ची रो रही होती है और वो मॉन्स्टर उसी पर हमला करने वाला होता है। ये देखकर हान उसका हेल्प करने जाता है
लेकिन तभी उनकी मॉनिटर लू यूनजी आकर उसे बचा लेती है और वो लोगों से कहते हैं कि अब तुम लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ पर होते हुए ये मॉन्स्टर तुम लोगों को छूने के बारे में सोचेगा भी नहीं। ये देखकर साइमिंग उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगा होता है कि आप तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि आप उस मॉन्स्टर को हरा सकती है। पान कहती है ऑफकोर्स क्लास मॉनिटर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना कि तुम्हारे जैसा लूजर है। और वो हान की तरफ इशारा करते हुए कहती है और वो इसका बैग भी, जो कि इस बच्ची को खतरे में चुपचाप देख रहा था। वहीं पर लू उस बच्ची को हान को देते हुए कहती है तुम इसका ख्याल रखो, मैं जाकर उस मॉन्स्टर को देखती हूँ। और हाँ, मेरे ज्यादा क्लोज मत आना, मॉन्स्टर से लड़ते वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा हार्ड होगा। और बाय द वे मैं तुम्हें कल्टीवेशन को लेकर कुछ टिप्स देने के लिए माइंड नहीं करूंगी। ये सुनकर हान थोड़ा सा हैरान होकर सोचता है क्या मुझे प्रोटेक्ट करेगी? मैं गॉड्स का किंग हूँ और तुम्हारे जैसे एक कमजोर लड़की मुझे प्रोटेक्ट करेगी? ये क्या कोई मजाक है? वहीं पर लू एक तरह का वेपन निकालकर उस मॉन्स्टर को देखकर कहती है ये 2 स्टार का मॉन्स्टर है जो कि अर्ली स्टेज कल्टीवेटर है। ये बोलकर वो जाकर उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगती है। उसे देखकर सभी लोग उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। वहीं पर उसे देखकर हान सोच रहा होता है कि उसका हाथ का वेपन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उसका फैमिली का है। अनफॉर्चुनेटली मेरे प्रीवियस लाइफ में मैं उनके फैमिली के साथ इनकाउंटर नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। कहीं इसका मतलब उसके पास और भी कुछ सीक्रेट्स तो नहीं है ना? इतना सोचकर वो उस बच्ची से कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है, इसलिए यहाँ से दूसरी जगह चलते हैं। वो रोते हुए कहती है बट बिग सिस्टर उस मॉन्स्टर से फाइट कर रही है, क्या वो उसे हरा पाएगी? हान उसे वहां से लेकर जाते हुए कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, वो काफी ज्यादा ताकतवर है, वो उसे आराम से हरा देगी। और सोचता है कि शायद मेरा इस वर्ल्ड का चॉइस इस वर्ल्ड के डेस्टिनी को थोड़ा सा बदल कर रख देगा। वैसे भी लू पूरे स्कूल को बचा ही लेगी। ये सोचकर वो उसे वहां से लेकर जाने लगता है। वहीं पर लू उससे फाइट करते हुए सोच रही होती है कि मुझे जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो और भी ज्यादा लोग घायल हो सकते हैं। और मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि आखिर इस वेपन का अच्छे से यूज कैसे करना है। और हान को देखकर वो सोचती है कि ये अच्छी बात है कि वो बच्ची को लेकर दूर जा रहा है, उसके बाद वो आकर मेरा हेल्प करेगा, तब तक मैं टाइम पास करती हूँ। लेकिन वो देखती है कि वो तो उसे लेकर जा रहा है और वापस नहीं आएगा। ये देखकर वो काफी हैरानी से कहने लगी होती है इसका मतलब वो सच में मुझे छोड़कर जा रहा है, वो सेल्फिश कमीने तो सच में मुझे अकेले छोड़कर भाग गया। वहीं पर हान को दिखाते हैं जो कि भागते भागते जिंक्सी कैनन जाता है, लेकिन वो ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया होता है कि वहां पर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग होते हैं। ये देखकर वो सोचता है कि मेरे पिछले लाइफ में सिर्फ 2 ही फैमिली जानते थे कि यहाँ पर एक खजाना है, लेकिन आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों आ गए। वहीं पर लियान को दिखाते हैं जो कि कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत ही सारा सीक्रेट फ्रूट अपीयर होंगे। ये सब न्यूज काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए सभी कल्टीवेटर यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ का हालत देखकर लग रहा है कि हाँ वो न्यूज शायद सच होगा। वहां पर मौजूद सभी लोग कल्टीवेटर बनने के लिए बातें कर रहे होते हैं। तभी लियांग हान को देख लेता है और वो उसे देखकर उसका हाथ पकड़कर कहने लगा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा, अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। हान कहता है क्या तुमने वो कमल को ऑब्जर्व किया था जो मैंने तुम्हें दिया था? वो कहता है हाँ, उसे ऑब्जर्व करने के बाद मैं हेवन और अर्थ का ऑरा को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, तुम काफी ज्यादा अच्छे पर्सन हो। उस इंसिडेंट के बाद मुझे पता चला कि वो सीक्रेट प्लांट कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। एक सीक्रेट प्लांट किसी की भी कल्टीवेशन को जगा सकता है और उसका वैल्यू $100 मिलियन से भी ज्यादा हो सकता है, और तुमने मुझे उसे ऐसे ही दे दिया था। मैं तुम्हें सच में काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ। और ये लियांग हान का हाथ पकड़कर उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। तभी हान उससे अपना हाथ छुड़ाकर कहता है कि मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मेरा नाम शू हान है, और ये एक्सप्लेन करो कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो बताता है कि किसी ने इंटरनेट पर यह पोस्ट कर दिया है कि यहाँ पर बहुत ही सारा सीक्रेट फ्रूट्स, मॉन्स्टर और भी बहुत ही सारा कीमती कीमती खजाना निकलने वाला है, इसलिए यहाँ का हालत ऐसा हो गया है। ये सुनकर वो कहता है क्या किसी ने इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया है? अगर उसे पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है तो उसने खुद ही इसका एडवांटेज क्यों नहीं लिया, बल्कि सबको बता क्यों दिया? इतना बोलकर वो सोचता है कि लगता है कि सच में मेरा चॉइस इस वर्ल्ड के डेस्टिनी को बदल रहा है। तभी वहां पर लू फैमिली आ जाती है, जिसमें से एक उसके मॉनिटर लू यूनजी भी होती है और दूसरा फैंग फैमिली भी होता है, जो लोग पहले से ही कल्टीवेट करते आ रहे हैं। लू को देखकर काफी सारे लोग कहने लगे होते हैं कि मिस लू, मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। ये सब देखकर लियांग उसे बताता है कि लोग कहते हैं कि फैंग फैमिली नैंडो सिटी में काफी ज्यादा फेमस है, उनका स्ट्रेंथ तो हम कॉमन लोगों से कहीं ज्यादा है, और मिस लू भी एक जीनियस कल्टीवेटर है। और रिकवरी के बाद मेरी फैमिली काफी सारे कैपेबल कल्टीवेटर को रिक्रूट किए हैं, और मेरी फैमिली और लू फैमिली के बीच कुछ बिजनेस अफेयर है। इतना बोलकर वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन हान ये कहता है कि मुझे इन सभी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर शाइमिंग किंग और पान आ जाती है, और आते ही हान से कहने लगी होती है कि पिछली बार तो मिस लू ने तुम्हें सिर्फ क्लासमेट की तरह देखी थी और तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करती है, लेकिन अब जबकि तुम्हें उसका असली आइडेंटिटी का पता चल गया है तो क्या अब तुम उसके पीछे अपना दुम हिलाते चलोगे? किंग कहता है कि अब से मैं और पान मिस लू को फॉलो करेंगे, माना कि हम लोग क्लासमेट है, लेकिन मिस लू का आइडेंटिटी तुमसे कहीं ज्यादा अलग है, चलो जल्दी से मिस लू से माफी मांगो। तभी हान कहता है कि मूर्खों, मेरा वक्त बर्बाद करना बंद करो। ये सुनकर वो तीनों के तीनों थोड़ा सा चौंक जाते हैं, और उसी वक्त लियांग हंसने लगता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैं बस अपने हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया था। और हान से कहता है कि तुम उसको फॉलोवर्स को इडियट कह रहे हो, तुम तो सच में मुझे इंटरटेन करने में बिल्कुल भी नहीं चुकते हो। हान कहता है कि मेरे पास उनके साथ बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए मैं उन्हें तुम पर छोड़ रहा हूँ। ये बोलकर वो वहां से चला
जाता है। ये देखकर पान कहते हैं क्या हम जाकर उसे सबक सिखा दें। लू कहती है जाने दो उसे, तब तक इंतजार करो जब उसे हमारे असली स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। उसे ये पता चलना चाहिए कि कुछ चीज लक से ठीक नहीं हो सकती है। इतना बोलकर वो चिल्लाने लगी होती है कि मैं कभी भी पब्लिक में ऐसे इग्नोर नहीं की गई हूँ। हमारा बिजनेस अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम जब आओगे तब बताती हूँ। तभी वहां पर फैंग फैमिली का फैंग जेन्यू आकर कहता है कि वो बच्चा तो सिर्फ एक कॉकरोच है जिसे ये नहीं पता कि वो कितना ऊपर उड़ रहा है। माउंटेन में एंटर करने के बाद मैं उसे मारने में तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर वो कहते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, इसलिए तुम इसमें इंटरफेयर मत करो, मैं उसे संभाल सकती हूँ। ये बोलकर वो वहां से जाने लगती है। ये देखकर वो कह रहा होता है कि मुझे सिर्फ वो होली ट्रेजर को पाने दो, उसके बाद तुम मेरे सामने नील डाउन करोगी। और उसके पीछे जो बुढ़ा होता है वो उससे पूछता है कि आखिर सीक्रेट खजाना लेने का प्लान क्या है। वो कहते हैं कि फैंग गोंगी और पूरा का पूरा फैमिली उसे संभाल लेंगे, यहाँ का सीक्रेट ट्रेजर आपके लिए बिल्कुल सही है। इसके बाद 3 दिन बीत जाता है और हान एक पत्थर पर बैठकर कल्टीवेट करते हुए सोच रहा होता है कि नांदो सिटी का जिंक्सी कैनन सबसे बेस्ट जगह है। थोड़ा ही एफर्ट करने के बाद मुझे काफी सारे सीक्रेट फ्रूट मिल गया है। हालांकि यहाँ पर बहुत ही सारे जंगली जानवर है, लेकिन वो लोग मेरे कल्टीवेशन में ही हेल्प किए हैं। कल्टीवेट करने के बाद वो कहता है कि हालांकि इन फ्रूट्स का ऑरा जोगो फ्रूट जितना नहीं है, लेकिन इन लोगों ने काफी ज्यादा हेल्प कर दिया है और इनकी मदद से मैं फाउंडेशन लेयर के फाइनल स्टेज में भी पहुंच गया हूँ। अब अपने प्रीवियस लाइफ के रिग्रेट को अंडू करने का वक्त आ गया है। ये बोलकर वो बताता है कि पहले मैं चाहे कितना ही मेहनत क्यों नहीं कर लेता था, लेकिन मैं कभी भी एम्परर रीला में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता था। इसका रीजन था कि मेरे कल्टीवेशन का फाउंडेशन ही परफेक्ट नहीं था। फ्यूचर में फाउंडेशन का काफी बड़ा रोल होगा। फाउंडेशन बिल्ड करना ये इन्फ्लुएंस कर सकता है कि एक कल्टीवेटर कितना आगे बढ़ सकता है। एक परफेक्ट फाउंडेशन बिल्कुल सही कंडीशन में तब होता है जब ये फॉर्मेशन फेज में होता है तब, लेकिन गोड्स के रीला में पहुंचने के लिए इसके 2 लेवल का बाद का लेवल चाहिए। ये सब मेरा पिछले लाइफ का रिग्रेट था, इसलिए अब मुझे एक परफेक्ट फाउंडेशन को बिल्ड करना है। और उसके अलावा जो कल्टीवेशन मेथड यूज किया जाता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है ऑरा गैदरिंग करने का तरीका। ये टेक्निक मरे हुए जानवरों पर यूज किया जाता है, इसके लिए उसका आंखों में घुरने की जरूरत है। ये बोलकर वो सब ऑब्जर्व करने लगता है और सोचता है कि ये टेक्निक काफी ज्यादा सिंपल है। इसका यूज करके ये ब्लड और बोन्स में से ऑरा को ऑब्जर्व कर लेगा और उसे एक तरह के ऑरा में बदल देगा। जितना ज्यादा कल्टीवेशन हाई लेवल का होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बीस्ट को ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसके बाद एक दिन और बीत जाता है और हान को एक मिस्टीरियस स्पिरिट फल मिलता है, जो कि झोगो फल से 3 लेवल कम का होता है, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा होता है, इसलिए वो उसे ले लेता है। लेकिन तभी कोई उस पर हमला कर देता है, लेकिन हान उसे डॉज करते हुए कहता है आखिर कौन हो तुम। वो बताता है कि मैं लोंग बाउतियान हूँ। तुम्हारा रिएक्शन स्पीड सच में काफी ज्यादा अच्छा है कि तुमने मेरे अटैक को अवॉइड कर दिया है और मेरा सोर्स तुम्हें मारने में फेल हो गया। तुम्हारे हाथ में जो सीक्रेट फ्रूट है उसे मुझे दे दो, मैं अभी अच्छे मूड में हूँ, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। हान उसका नाम को लेकर उसका मजाक उड़ा देता है। ये सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने बंदे को रॉकेट लॉन्चर को रेडी करने के लिए कहता है। ये देखकर हान सोचता है तो ये इस तरह के वेपन से लोगों को मार रहा है, वैसे भी मुझे अपने प्रोग्रेस को चेक करना है। कुछ कल्टीवेटर्स तो इस वेपन के अटैक को भी होल्ड नहीं कर सकते हैं। तभी वो दोनों उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर लोंग बाउतियान के लोग कह रहे होते हैं कि वो बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद वो डर के मारे उसका पैर ही काम करना बंद कर दिया होगा। दूसरा कहता है कि अब वो फ्रूट हमारे बॉस का हो गया है, इसका कोई चांस ही नहीं है कि वो जिंदा बच पाए। वहीं पर हान को देखते हैं कि शू हान को कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो बच कैसे गया। मैंने इसी वेपन से कई सारे कल्टीवेटर को मारा है। उसका चमचा कहता है कि शायद उसके पास कोई मैजिक वेपन होगा, इसलिए वो बच गया। ये सुनकर लोंग बाउतियान अपने एक मैजिकल सोर्ड निकाल लेता है और कहता है बच्चे देखो, ये कोई ऑर्डिनरी सोर्ड नहीं है। अगर तुम मुझे अपना वो मैजिक वेपन दे देते हो जिससे अभी अभी तुमने खुद को प्रोटेक्ट किया था, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर शू हान कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि सीन इसका उल्टा होना चाहिए? लगता है कि तुम अभी भी समझे नहीं हो, जल्दी से आकर मुझसे माफी मांग लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वो भड़क जाता है और अपने सोर्ड से उस पर हमला करते हुए कहता है अब तुम नहीं बचोगे। लेकिन तभी वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसका सोर्ड को उसका स्पिरिचुअल पावर से बना हुआ बैरियर रोक देता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जब तक कोई फाइनल स्टेज पर पहुंच नहीं जाता है तब तक कोई भी ऐसा कर नहीं सकता है। हान कहता है कि जानने में तुमने थोड़ी सी देरी कर दी। ये बोलकर वो काफी तेज स्पीड में उनके पीछे चला जाता है और उन लोगों पर एक पंच से हमला कर देता है, जिससे उन लोगों का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। ये देखकर लोंग बाउतियान कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, और उससे अपने स्टोरेज बैग देते हुए कहता है कि इसमें काफी सारा खजाना, स्पिरिचुअल फ्रूट्स और बहुत कुछ है जिसे मैंने बाकी कल्टीवेटर को मारकर जमा किया है, इसे ले लो और मुझे छोड़ दो। हान उसे लेकर कहता है कि मुझे ऐसे ही किसी चीज की जरूरत थी। वहीं पर ये देखकर वो कहता है कि अब जबकि तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया है तो अब मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि अरे बेवकूफ, तुमने मुझे प्रोवोक करके बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है। एक बार अगर मैं यहाँ से चला गया ना तो मैं अपने लोगों के साथ आकर तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन
तभी हान उसे रोकते हुए कहता है क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला। अचानक ये सुनकर उसका पैर अपने आप ही रुक जाता है। वहीं पर हान उससे कहता है क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ दिखता हूँ? क्या तुम्हें सच में तो ये नहीं लगा था ना कि मेरा आइडेंटिटी जानने के बाद मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा? ये सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने घर परिवार के बारे में बताने लगता है कि मैं काफी रेपुटेबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरा भाई लोंग आउचियन बहुत ही बड़ा जीनियस है, जो कि उसके बात को पूरा करने से पहले ही हान उसे खत्म कर देता है और कहता है लोंग आउचियन आखिर वो गार्बेज मेरा क्या बिगाड़ लेगा? क्या ड्रैगन फैमिली खत्म होना चाहती है? ये बोलकर वो उस स्टोरेज बैग में जितना कुछ भी होता है उन सबको बाहर निकाल देता है। उतने सारे चीज को देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि लोंग बाउचियन के पास इतनी सारी चीजें होंगी, आखिर उसने कितने सारे लोगों को मार दिया है। तभी उसे एक बोतल दिखता है जिसमें कि 5 एलिमेंट का एक पीस होता है। वो एक स्पेशल तरह का स्पिरिचुअल स्टोन होता है जो कि परफेक्ट फाउंडेशन बनाने के काम में आता है। ये 5 एलिमेंट सीड काफी ज्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि ये दुनिया का सबसे रेयरेस्ट स्पिरिचुअल स्टोन में से एक है। यहाँ तक कि काफी सारे कल्टीवेटर इसके बारे में सुने भी नहीं है और इन सभी बातों को सिर्फ मिथ ही मानते हैं। हालांकि ये गॉडेस प्लांट से कंपेयर नहीं किया जा सकता है जो कि जिंक्सी कैनन में अपीयर होने वाला है, लेकिन ये फिर भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। इसके बाद वो उस माउंटेन से नीचे उतर जाता है और वहाँ पर जाता है जहाँ पर सभी लोग जमा होते हैं और वो जाकर देखता है कि वहाँ पर एक गोल्डन कलर का स्टोन अपीयर हो चुका होता है और उसमें से काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। उसे देखकर कहता है कि लगता है कि सबसे अच्छा पोजीशन पहले ही लिया जा चुका है। तभी बताया जाता है कि फर्स्ट प्लेस पर लू यूनजी है, थर्ड प्लेस पर सिल्वर विंग है, फिफ्थ प्लेस पर माइटी वुल किंग है और 8th प्लेस पर फेंग झेन्यू है। तभी हान को देखकर उसका दोस्त लियांग कहता है कि फाइनली तुम आ ही गए। यहाँ पर काफी सारे कल्टीवेटर आ चुके हैं लेकिन तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम तो अकेले माउंटेन में जाकर कल्टीवेट करते रहते हो। ये सुनकर हान पूछता है क्या वो गोल्डन कलर का स्टोन भी किसी तरह का ट्रेजर है? ये बोलकर वो सोचता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ में मैंने इसके बारे में कुछ सुना ही नहीं था, लेकिन अभी जब मैं इस स्टोन को देख रहा हूँ तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी लियांग उसे आगे बताता है कि वो स्टोन यहाँ पर 1 दिन से ज्यादा टाइम से ग्लो हो रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि वो गॉडेस प्लांट उस स्टोन के अंदर ही है जो कि अब बाहर निकलने वाला है। सिर्फ 4 पावर ही एडवांटेज पोजीशन में है और वो चारों के चारों लोग स्काई क्लाउड लिस्ट में आते हैं, इसलिए कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करने के बारे में सोच भी नहीं रहा है। तभी वो गोल्डन स्टोन हिलने लगता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे लेने जाने लगता है और जाते हुए सभी लोग कहते हैं कि उन लोगों को लेने मत देना। माना कि उन लोगों का नाम लिस्ट में है लेकिन फिर भी वो हम सभी लोगों को एक साथ हरा नहीं पाएंगे। ये बोलकर वो सभी लोग एक साथ हमला करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन बुल किंग एक ही बार में उन सभी लोगों को उठाकर पटक देता है और कहता है कि जो भी ट्रेजर के करीब भी आने की कोशिश करेगा वो लोग अपना जान से हाथ धो बैठेंगे। ये सब देखकर लियांग उससे पूछता है कि हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? हान कहता है कि यहीं पर इंतजार करना, मैं देख के आता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है और देखकर सोचता है कि इस स्टोन के साथ कुछ गड़बड़ तो लग नहीं रहा है। उसे वहाँ पर देखकर यूनजी कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर जो बैटल स्टार्ट होने वाला है वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारी क्लासमेट होने के कारण मैं तुम्हें वार्न कर दे रही हूँ। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर वो सोचती है कि आखिर वो इतना ज्यादा खुश क्यों लग रहा था, कहीं इसका मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। ये देखकर लियांग भी उससे पूछता है कि हम लोग वापस क्यों जा रहे हैं। हान बताता है कि गॉडेस प्लांट यहाँ पर अपीयर नहीं होने वाला है, वो सिर्फ किसी का बिछाया हुआ जाल है। उन लोगों को वहाँ से जाता देखकर यूनजी सोचते कि माना कि मैंने उसे वापस जाने का एडवाइस दिया था, लेकिन एक कल्टीवेटर होने के कारण उसे थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही चाहिए था। आखिर वो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी को मिस कैसे कर सकता है। वहीं पर हान को दिखाते हैं जो कि जाते हुए सोच रहा होता है कि अब जबकि वो प्लांट वहाँ पर अपीयर होने वाला नहीं है तो आखिर अब वो कहाँ पर अपीयर होगा। इसके बाद फेंग फैमिली को दिखाते हैं जो लोग कहते हैं कि काफी सारे लोग जाल में फंस गए हैं, अब प्लान को एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया है। तभी हान को कुछ याद आता है और वो कहता है कि मुझे याद आ गया कि वो एक सीक्रेट प्लांट होने के कारण मैंने सुना है कि उसे अपीयर करवाने के लिए एक स्पेशल तरह का तरीके का यूज किया जाता है। तभी दिखाते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग उस गोल्डन स्टोन के पास होते हैं वो सभी लोग कैद कर लिए जाते हैं। गोल्डन स्टोन के पास जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं और भागने की कोशिश भी उनकी फेल होने लगती है और तभी वो गोल्डन स्टोन टूट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब निकलती है जो कि 5 मिनट में फटने वाला होता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। ये देखकर हान समझ जाता है कि उस ट्री को अपीयर करवाने के लिए काफी सारा कल्टीवेटर का बलि देना पड़ेगा, इसलिए कोई है जो कि इस गोल्डन स्टोन का यूज करके सभी लोगों को वहाँ पर ल्योर करके लेकर गया था और इसीलिए ये न्यूज ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया था। तभी फैंग फैमिली का एक बंदा कहता है कि अभी अभी तो तुम लोग काफी ज्यादा बकबक कर रहे थे, अब क्या हो गया? अब तुम सभी लोगों को बोलती क्यों बंद हो गई है? क्या अब तुम लोगों को ट्रेजर नहीं चाहिए क्या? तुम लोगों को मरने के बाद वो ट्रेजर मेरा हो जाएगा। फैंग जेंग को देखकर अंदर में जितने भी लोग ट्रैप होते हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं। फैंग जेंग कहता है कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने अपना फैमिली का सबसे बड़ा मैजिक वेपन का यूज किया है, तो क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम लोगों को आसानी से जाने दूंगा? वो बॉम्ब तुम सभी लोगों को कुछ ही देर में खत्म कर देगा और उसके बाद हम लोग इस ट्रेजर को ले लेंगे और उसके बाद हम लोगों को कोई भी हरा नहीं पाएंगे। ये देखकर लू यूनजी कहते कि फैंग जेंग तुम सच में खुद को कुछ ज्यादा ओवरस्टिमेट कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब करके तुम मुझे पालोगे? ये बोलकर ना चाहते हुए भी उससे
अपना मैजिक वेपन यूज करना ही पड़ता है। अपना मैजिक वेपन का यूज करके वो उस बैरियर को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें असफल हो जाती है। ये देखकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है कि फैंग फैमिली का बैरियर तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। यूनजी को देखकर फैंग कहता है कि अगर आज रात तुम मेरे साथ बिताने को तैयार हो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन यूनजी उसके बात को इग्नोर करके दोबारा से ट्राई करती है और इस बार वो काफी ज्यादा पावर का यूज करती है, जिससे वो थोड़ा सा टूट जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो अपने आप ही रिकवर हो जाता है। वहीं पर अपने वेपन के पावर को ओवर यूज करने पर यूनजी को ब्लैकलिस्ट होने लगता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगती है। ये देखकर फैंग जेंग कहता है कि यूनजी अब सिर्फ 3 मिनट ही बच रहा है और मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, इसलिए मुझे बाद में ब्लेम मत करना। तभी हान फैंग जेंग से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसे देखकर वो उससे कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही बड़ा बेवकूफ हो जो तुम उसमें नहीं फंसे हो। तुम अभी भी यहाँ से नहीं जा रहे हो, लगता है कि तुम्हें मरना है। हान कहता है तुम कुछ गलत मत समझना, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि अगर फैंग फैमिली को ये बात कैसे पता चली थी कि गॉडेस प्लांट को अपेयर करवाने के लिए ब्लड सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ती है। ये सुनकर झैंग काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये बात सुनकर जितने भी लोग ट्रैप होते हैं वो सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि इसका मतलब वो सच में हमें मारना चाहता है। तभी फैंग झैंग चिल्लाते हुए कहता है अपना मुंह बंद करो, मैं इसका कोई भी जवाब नहीं दूंगा। ये बोलकर वो सोचता है कि आखिर इसे ब्लड सैक्रिफाइस के बारे में पता कैसे चला। ये तो हमारे फैमिली का सबसे बड़ा सीक्रेट में से एक है, जिसे कि फैमिली के सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं और यहाँ तक कि मैं भी बहुत मुश्किलों से इसे जान पाया था। झैंग का वैसा एक्सप्रेशन देखकर हान सोचता है कि लगता है कि मेरा गेस बिल्कुल सही था। फैंग फैमिली उतना सिंपल नहीं है जितना वो दिखती है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे कोई रोकने वाला है नहीं। तभी झैंग अपने अंकल से बोलकर उसे मारने के लिए कहता है। उस बुढ़े को देखकर यूनजी चौंक जाती है और उससे कहते कि ये बुढ़ा तुम्हें मार सकता है, तुम उसे बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हो, उसका कल्टीवेशन फाउंडेशन के फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। ये सुनकर हान कहता है कि मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि क्लास प्रेसिडेंट मुझ पर अटेंशन दे रही होगी, लेकिन बिलीव करो मुझे कुछ भी नहीं होगा। यूनजी कहती है कि खुद को यहाँ पर मत मारो, मैं बस चाहती हूँ कि तुम यहाँ से बाहर जाओ और जाकर मदद लेकर आओ। तभी वो बुढ़ा उसके सामने आकर कहता है कि अपने आप को मार लो, नहीं तो मैं तुम्हें मारने में तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। अगर तुम खुद को मार लेते हो तो तुम्हारा बॉडी इंटैक्ट रहेगा, लेकिन अगर मैंने कोई एक्शन ले लिया तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बॉडी के साथ क्या क्या हो सकता है। उसका ऑरा को फील करके लियांग कहता है कि वो बुढ़ा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग उससे डील कर पाएंगे। ये देखकर हान कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? वो कहता है नहीं, जहाँ पर आप जाएंगे मैं भी वहाँ पर ही जाऊंगा। ये सुनकर वो उसे रॉकेट लॉन्चर दे देता है और खुद ही एक ले लेता है। उसके हाथ में रॉकेट लॉन्चर को देखकर वो बुढ़ा घबराते हुए कहता है कि कल्टीवेटर होने के कारण क्या तुम उस तरह के वेपन का यूज करने वाले हो? अगर एबिलिटी हो तो आकर मुझसे फेयरली फाइट करो। लेकिन लियांग उसका कोई भी बात ना सुनते हुए उस पर हमला कर देता है। ये देखकर वो बुढ़ा बोल ही रहा होता है कि तब तक उसे लग जाती है, जिससे उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे ऐसे ट्रीट करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, एक कल्टीवेटर होने के कारण इस तरह का वेपन। उसके बात को पूरा करने से पहले ही लियांग उसके बात को काटते हुए कहता है कि तुम खुद ही न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज कर रहे हो और मुझे इस वेपन का यूज करने नहीं बोल रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? ये बोलकर वो दोबारा से अटैक कर देता है। इस बार उसका हालत इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि वो उठ भी नहीं पाता है। ये देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि क्या वो मारा गया? आखिर वो फाइनल स्टेज में था और वो काफी ज्यादा फेमस भी था। मुझे नहीं लगता कि वो मारा गया होगा, मुझे लगता है कि वो सिर्फ बेहोश हुआ होगा। ये देखकर फैंग जेंग काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि हमारे फैंग फैमिली को ऐसे ट्रीट करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? मैं तुम्हें एक बार और कहता हूँ। ये बात उसके पूरा करने से पहले ही उस पर भी अटैक कर दिया जाता है और अटैक करके लियांग कहता है कि ब्रदर हान के बारे में ऐसा कुछ कहने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? झैंग का वैसा हालत देखकर उसके फैमिली मेंबर उसका हालचाल पूछने लगते हैं और लियांग पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी वो उन सभी लोगों पर दोबारा से हमला कर देता है, जिससे वो सभी के सभी लोग बेहोश हो जाते हैं सिर्फ फैंग झैंग को छोड़कर। ये देखकर लियांग पूछता है तो बताओ क्या तुम इस रॉकेट लॉन्चर के सर्विस से कितना ज्यादा सेटिस्फाई हुए हो? वहीं पर वो बहुत ही गुस्से में कहता है क्या तुम उसे सर्विस बोलते हो? ये बोलने की देरी थी कि तभी लियांग उस पर दोबारा से अटैक कर देता है और तभी वो जल्दी से उठकर कहने लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हो गया हूँ। ये बोलकर वो अपने मैजिक वेपन के बैरियर को डीएक्टिवेट कर देता है और यहीं पर इस बैरियर का डीएक्टिवेट होने के बाद बुल किंग, सिल्वर विंग सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और यूनजी अपने साथ कुछ लोगों को लेकर बाहर आती है और तभी टाइमर 0 हो जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट से काफी सारे लोग मारे जाते हैं। इतने सारे लोगों को मरा देखकर लियांग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये सुनकर सिल्वर विंग कहता है कि वो लोग वीक थे, इसलिए वो लोग होली ट्रेजर के लिए कम्पीट नहीं कर सकते थे। यहाँ पर आकर वो लोग सिर्फ अपना मौत का बुलावा दे रहे थे। ये सुनकर लियांग कहता है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है, भूलो मत कि हमने ही तुम्हें बचाया है। सिल्वर विंग कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसके जैसा न्यूक्लियर बॉम्ब
मुझे चोट पहुंचा सकता था। मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि वो होली ट्रेजर को मैं ही लूंगा। हालांकि तुमने मुझे बचाया है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे खिलाफ मर्सीफुल नहीं होऊंगा। तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा रोशनी चमकने लगती है और कुछ देर के बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मेढक अपीयर हो जाता है जिसके सर पर वो होली ट्री होता है। उसे देखकर हान सोचता है कि प्रीवियस लाइफ में एम्परर को भी इसके लिए फाइट करना पड़ा था, लेकिन कोई भी इसका असली वैल्यू को बता नहीं पाया था। वहीं पर काफी सारे लोग उस पेड़ को लेने के लिए जाने लगते हैं और यूंजी भी जाने लगती है, लेकिन हान उसे रोकते हुए कहता है कि अभी जाना काफी ज्यादा बेकार होगा क्योंकि उस मेंढक का पावर काफी ज्यादा स्कैरी है, वो लोग उससे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाएंगे। वहीं पर वो मेंढक उन सभी लोगों को खाने पीने पर दे रहा होता है। सिल्वर विंग और बुल किंग उससे फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि ये हम लोगों को इतनी आसानी से हरा देगा और ये पहली बार है कि मैं इतना ज्यादा पावर को देख रहा हूँ। लगता है कि वो मोस्टर प्यूरिफाइंग लेजेंड स्टेट में पहुंच गया है। ये लेवल इंसानों में रिलम ऑफ गॉड के जितना बराबर होता है। सिर्फ लू फैमिली का फर्स्ट पैट्रियार्च ही इस लेवल में पहुंच पाया था। तभी हान यूंजी से कहता है कि वो कोई इंसान नहीं है, वो इस होली ट्री को गार्ड करने वाला गार्ड है। मुझे डर है कि कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा और सोचता है कि उसके पास इतना ज्यादा पावर है कि सोचा भी नहीं जा सकता है। शायद कोई भी अर्थ पर उसे हरा नहीं पाएगा। शुरुआत से वो फोर्स का यूज करके लिया नहीं जा सकता है, हमें सही टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं पर उस ट्रेजर को देखकर सिल्वर विंग और बुल किंग कह रहे होते हैं कि आखिर वो किस तरह का ट्रेजर है जो कि एक छोटा सा ट्री का जैसा दिख रहा है। उसका गार्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो लोग लिस्ट में से हमारे जैसे 2 पावरफुल लोगों को भेजे हैं। वहीं पर लोंग बाउतियन को दिखाते हैं जो होश में आकर कहता है कि मैंने काफी दिनों तक उस असहनीय दर्द को सहा है और ये पहली बार है कि मैं ऐसा सिचुएशन में पड़ गया था, तुम बस मेरा आने की इंतजार करो। वहीं पर बैटल फील्ड में दिखाते हैं जहाँ पर स्वानु कंपनी के लोग काफी सारे हेलीकॉप्टर से आ रहे होते हैं और ऊपर से ही सब लोगों को वहाँ से भागने के लिए कह रहे होते हैं और जो लोग नहीं भागेंगे वो लोग मार दिए जाएंगे। उन्हें देखकर सिल्वर विंग और बुल किंग कहते हैं कि आखिर वो लोग यहाँ पर खुद ही क्यों आ गए हैं, वो लोग तो सिर्फ हम दोनों को यहाँ पर भेजे थे ना। सिल्वर विंग कहता है कि लगता है कुछ ट्रेजर का कीमत जितना वो लोग सोचे थे उससे कहीं ज्यादा है, इसलिए वो लोग खुद ही यहाँ पर आ गए हैं। स्वान वो एक ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है और उसके पास काफी ज्यादा पावर है और वही लोग सिल्वर विंग और बुल किंग को हायर किए थे। तभी उनका बॉस जिसका दोनों हाथ रोबोटिक्स होता है मेंढक पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, इसलिए वो लोग काफी सारे मिसाइल से हमला कर देते हैं और उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तभी उनका बॉस क्वांसी नीचे आता है और उन तीनों को देखकर कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोला था कि नहीं। ये बोलकर वो सिल्वर विंग और बुल किंग को उन लोगों को खत्म करने के लिए कहता है। ये सुनकर सिल्वर विंग कहता है कि मिस लू क्वांसी आ गया है और ट्रेजर वही लेकर जाएगा, इसलिए क्या आप यहाँ से हट सकते हैं। यूंजी कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सिल्वर विंग कहता है कि मैं मिस को संभालता हूँ, तुम जाकर बाकी के लोगों को संभाल लो। तभी बुल किंग सबको मारना शुरू कर देता है। ये देखकर हान के बुली क्लासमेट वहाँ से भागने लगते हैं और यूंजी से हेल्प मांगने लगते हैं। वहीं पर लियांग उस पर रॉकेट से हमला कर रहा होता है, लेकिन उसके अटैक से उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं हो पा रहा होता है। ये देखकर बुल किंग कहता है क्या तुम मुझे झैंग समझ के रखे हो, लगता है कि तुम अभी भी नहीं जानते हो कि मेरे पास सबसे ताकतवर डिफेंस है, वो रॉकेट मुझे कुछ भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। ये देखकर लियांग उससे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। हान कहता है अब जबकि तुम उसे चोट नहीं पहुंचा पा रहे हो तो तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर वो भागने लगता है और हान उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर बुल किंग कहता है लगता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो जो कि मेरे हाथों से तुम मरने वाले हो। ये बोलकर वो दोनों अटैक करते हैं जिससे उन दोनों का फिस्ट एक दूसरे से टकराता है और हान का ताकत बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने के कारण बुल का हाथ का हड्डी टूट जाता है और वो दूर जाकर फेंका जाता है। और हान कहता है लगता है कि तुम काफी ज्यादा अनलकी थे जो कि मुझसे फाइट करना पड़ गया तुम्हें। अपना वैसा हालत देखकर बुल किंग भी बोल रहा होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मेरा डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम मुझे एक हाथ से कैसे तोड़ सकते हो। वहीं पर यूंजी भी सिल्वर विंग को हरा देती है। ये देखकर वो कहता है कि तुम तो अपना पावर छुपा के रखी थी। यूंजी कहती है कि मैं अपना पावर छुपा के नहीं रखी थी बल्कि तुम ही कमजोर निकले। तभी क्वांसी उसके सामने आकर कहता है कि वो लोग सच में काफी ज्यादा कमजोर थे, लेकिन मेरे बारे में क्या कहना है। उसे देखकर यूंजी कहते हैं कि स्वानु का फर्स्ट रूलर तुम ऑलरेडी फाउंडेशन के पीक स्टेज में पहुंच गए हो, लेकिन रोबोटिक्स हाथ लगाने के कारण तुम्हारा लेवल दान की स्टेज से कंपेयर किया जा सकता है। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हारा चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है कि तुम बहुत कुछ जानती हो, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम मुझे परेशान करना बंद कर दोगी। वो कहते हैं कि तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लगता है कि मुझे तुमसे स्ट्रॉन्गर कोई मिलेगा नहीं, इसलिए मैं तुमसे फाइट करूंगी। ये सुनकर वो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन यूंजी उसके अटैक से बच जाती है। तभी वो लोग दोबारा से हमला करते हैं। ये देखकर क्वांसी अपने सभी लोगों को अटैक करने के लिए कहता है, इसलिए वो सभी के सभी लोग दोबारा से मेंढक पर हमला करते हैं। ये देखकर हान सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। तभी वो मॉन्स्टर उनके अटैक के पावर को ऑब्जर्व करके उन्हीं पर अटैक कर देता है और यही मेंढक अपने पावर को जमा करके अटैक करता है, जिससे उनका 5 हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। ये देखकर क्वांसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो पहले लू युंजू को संभालने के बारे में सोचता है। ये सोचकर वो अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिससे उसका पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये देखकर लू युंजू थोड़ी सी डिप्रेस होने लगती है और तभी वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसका पंच लगने से पहले ही वो मेंढक अपना जीभ निकालकर युंजी के सामने ला देता है और युंजी को खाने वाला होता है। ये देखकर हान को याद आ जाता है कि उसके पिछले लाइफ में युंजी को वो ट्रेजर मिला था, इसलिए वो
वो जल्दी से जाकर क्वांसी को अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। ये देखकर क्वांसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो अपना काफी ज्यादा पावर का यूज करके युंजी पर हमला करने वाला था। वहीं पर हान को दिखाते हैं जिससे कि वो मेंढक निकल जाता है। ये देखकर लियांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और युंजी ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसने मुझे बचाया क्यों। वहीं पर ये देखकर क्वांसी सोचता है कि चाहे उसका मकसद जो भी हो लेकिन उसका डिफेंसिव पावर इतना ज्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है जिसके कारण मेरा आर्मी टूट गया। इसके बाद फैंग फैमिली को दिखाते हैं जहाँ पर फैंग झेंटियन के फादर बोल रहे होते हैं कि उस ट्रैप को सेट करने में मैंने अपने फैमिली का बहुत ही सारा पैसा लगा दिया है और उसके साथ साथ सिटी के लगभग सभी कल्टीवेटर को भी ऑफेंड कर दिया है। तभी वहां पर उसका एक बंदा आकर कहता है कि बहुत ही बुरी खबर है, यंग मास्टर पर अटैक हो गया है और प्लान भी फेल हो गया है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है आखिर ये कैसे हो सकता है और एल्डर ली भी तो उनके साथ थे ना, आखिर उन्हें कौन कैसे हरा सकता है, कहीं किसी और फैमिली का एल्डर मास्टर तो अफेयर नहीं हो गया था ना। वो बताता है कि उन दोनों पर दो पंक्स ने रॉकेट लॉन्चर से हमला करके दोनों को घायल कर दिया है। ये सुनकर उसके सीने में दर्द होने लगता है और वो कहता है कि जल्दी से और लोगों को भेजो, हमें किसी भी हालत में वो ट्रेजर चाहिए। ये बोलकर वो सोचता है कि अगर हमें वो ट्रेजर नहीं मिला तो लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और वो हमारे फैमिली को बर्बाद कर देगा। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर हान को अपने पेट से उल्टी करके निकाल देता है, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा घटिया एक्सपीरियंस होता है। हान को अपने पेट से निकालने के बाद वो मेंढक गायब हो जाता है। उसे देखकर हान कहता है कि उसका स्ट्रेंथ तो सच में काफी ज्यादा था। इस ट्रेजर को फोर्सफुली लेना सच में काफी ज्यादा मुश्किल था। उसे लेने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था उसके पेट के अंदर जाना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लू युंजी को मिलना चाहिए था, लेकिन मैं बीच में आ गया जिसके कारण अब ये मेरा हो चुका है। पिछले लाइफ में इस ट्रेजर के कारण लू युंजी का मर्डर कर दिया गया था, लेकिन अब जबकि हान को वो ट्रेजर मिल गया है तब लू युंजी का जान नहीं जाएगा। हान इस ट्रेजर के बारे में गलती से एक पुरानी किताब में पढ़ लिया था जिसमें लिखा था कि इसका यूज करने से पहले इसमें पत्ता, फूल और फल ग्रो होने के बाद ही इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन हान इसको लेकर पहले से तैयार होता है क्योंकि अभी स्पिरिचुअल पावर का रिवाइवल होने का सिर्फ पहले स्टेज पूरा हुआ है। इसके बाद वो अपने स्कूल जाते हुए सोच रहा होता है कि अब जबकि मैंने इस पेड़ को पा लिया है तो अब मेरा दूसरा स्टेप है लुआ को ढूंढना, लेकिन उससे पहले मुझे उस कॉलेज में जाना पड़ेगा जिसमें वो पढ़ती है और वो स्टेट के टॉप कल्टीवेशन कॉलेज में पढ़ती है। हान को देखकर सभी लोग अजीब तरह से बातें कर रहे होते हैं कि देखो जी तो वही है ना। ये सब देखकर हान को थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है कि आखिर ये सभी लोग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। तंग आकर वो सबसे पूछता है आखिर तुम लोग मुझे देखकर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। हान को इतने सामने से देखकर एक बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और वो जल्दी से जाते हुए युंजी को बताता है कि वो मरा नहीं है। 10 मिनट के बाद युंजी उसे पूरा सिचुएशन समझाती है कि किसी ने उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया था जिसके कारण सबको लग रहा है कि तुम मारे जा चुके हो और अभी सभी के सभी फोर्सेस उस पेंडेंट को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर हान ठीक है बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे बचाए क्यों थे। हान कहता है कि हम लोग क्लासमेट है इसीलिए हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें ये सजेस्ट करती हूँ कि तुम मेरे फैमिली के लिए काम करना स्टार्ट कर दो, वैसा आइडेंटिटी होने के कारण कोई भी तुम पर अटैक नहीं करेगा। हान उसे थैंक्स बोलकर कहता है अगर वो लोग मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचेंगे तो उन लोगों को सबसे पहले मुझसे ताकतवर होना पड़ेगा, और सोचता है कि वो उस ट्रेजर और मेंढक के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछी है तो इसका मतलब लू फैमिली बाकी मिस्टीरियस फैमिली जितना सेमलेस नहीं है। तभी वो कहती है कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, वो ट्रेजर काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, मेजर फैमिली जरूर तुम पर अटैक करके उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हान कहता मैंने कहा ना जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो खत्म कर दिया जाएगा। ये सुनकर वो सोचती है कि ये तो सच में काफी ज्यादा जिद्दी निकला, जब टाइम आएगा तो तुम खुद ही मेरे पास रोते हुए आ जाओगे। ये बोलकर वो सोचती है कि मुझे अपने कल्टीवेशन पर फोकस करना पड़ेगा। मैं काफी टाइम तक अपने कल्टीवेशन लेवल को सप्रेस करके रखी थी, इस बार जब मैं ब्रेक थ्रू करूंगी तब मुझे जरूर लेजेंडरी 9th लेवल या फिर उससे हायर ग्रेड के लेवल में पहुंचना पड़ेगा। वहीं पर क्लास में दिखाते हैं जहाँ पर एक नया टीचर आया हुआ होता है और वो सभी लोगों को बता रहा होता है कि आई एम श्योर कि तुम लोग अर्थ में हुए चेंजेस को देख पा रहे हो, तुम में से काफी सारे लोग इस चेंज में इन्वॉल्व भी हो गए। इन चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए हमारे स्कूल कुछ एडजस्टमेंट किया है। जो स्टूडेंट अपना पैरानॉर्मल पावर को अवेकन किया है या फिर इमोर्टल कल्टीवेशन का क्वालिफिकेशन हासिल कर लिए हैं उन लोगों को अलग से एजुकेशन दिया जाएगा और वो स्टूडेंट्स स्पिरिचुअल एनर्जी के रिवाइवल एरा में हमारे कंट्री का पिलर बनेंगे। तुम सभी लोगों को 1 महीने के अंदर में टेस्ट होगा और रिजल्ट के अनुसार तुम सभी लोगों को अलग अलग क्लास में भेज दिया जाएगा और जिनका कल्टीवेशन लेवल हाई होगा वो लोग एडवांस क्लास को ज्वाइन करेंगे और जो लोग आउटस्टैंडिंग होंगे वो लोग हाई स्किल को स्किप करके डायरेक्ट कॉलेज में जा पाएंगे। और यही बातें हैं कि हान स्कूल से जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर फैंग अपने कार से आ जाता है और जल्दी से बाहर निकलकर उसे रुकने के लिए कहता है। उसे देखकर हान उससे पूछता है अब तुम्हें क्या चाहिए। फैंग कहता है कि अब जबकि तुम मरे नहीं हो तो हमारे स्कोर सेटल करने का वक्त आ गया है। उस वक्त तो तुम और लियांग जिंगसी कैनन में रॉकेट लॉन्चर के दम पर काफी ज्यादा उछल कूद कर रहे थे। चलो अब बताओ कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहोगे या फिर सुसाइड करना चाहोगे। ये सब सुनकर हान उससे पूछता है कि चलो जल्दी से बता दो कि लियांग कहाँ पर है, कहीं तुमने उसे हर्ट तो नहीं कर दिया है ना। ये पूछकर वो सोचता है कि लियांग के कैरेक्टर
के अनुसार जब कभी भी वो मुसीबत में पड़ेगा तो वो जल्दी ही मुझे कांटेक्ट करेगा, लेकिन अभी तक उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है ना। वहीं पर फैंग उससे कहता है कि उसकी चिंता करने के बजाय तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। आखिर मेरे फैमिली का बिजनेस बर्बाद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तो तुम्हारे पास रॉकेट लॉन्चर भी नहीं है, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसे देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि फैंग झांतियान तो हमारा सीनियर है ना, मैंने सुना है कि उसका फैमिली स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइव होने से पहले ही एक हिडन फैमिली हुआ करती थी। इसी तरह से सभी लोग उन दोनों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर ये सब सुनकर फैंग उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग ये बोले कि मेरी फैमिली तुम्हें बुली कर रही है, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। अगर तुम मुझे सच सच बता देते हो कि मेढक के तुम्हें निकलने से लेकर बाहर आने तक क्या क्या हुआ था, अगर तुम मुझे सब कुछ बता देते हो तो मैं सिर्फ तुम्हारा एक पैर ही तोड़ूंगा। ये सब सुनकर हान उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहते हैं कि बकबक करना बंद करो और चलो मुझसे बैटल करो। तभी वहां पर उनके नया टीचर आकर कहते हैं कि तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो वो सब करना बंद कर दो। क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि स्टूडेंट को स्कूल में फाइट करना अलाउ नहीं है? तभी उनके एल्डर ली, जिसका हालत लियांग काफी ज्यादा खराब कर दिया था, वो आगे आकर कहने लगता है कि एक छोटे से टीचर होने के बावजूद भी हमारे फैंग फैमिली में मेडल करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? ये सुनकर वो टीचर कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम फैंग फैमिली से हो, झाओ फैमिली से हो या फिर ली फैमिली से हो। इस स्कूल के सभी स्टूडेंट को रूल फॉलो करना ही पड़ता है और जो लोग फॉलो नहीं करेंगे उन्हें रूल के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दिया जाएगा। और तुम किसी स्टूडेंट के जैसा लग तो नहीं रहे हो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। ये सुनकर वो बुढ़ा भड़क जाता है और कहने लगता है कि तुम सिक्योरिटी को बुलाओगे? तुम्हारा प्रिंसिपल भी मुझसे ऐसा बात करने के बारे में सोच नहीं सकता है और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। ये सुनकर वो टीचर भी भड़क जाता है और वो उसे किक मारकर फेंकते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा बकबक कर रहे थे। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर ये टीचर कौन है जिसने फैंग फैमिली के सीनियर को पत्ते के जैसे उड़ा दिया। दूसरा कहता है कि वो एक नया टीचर है और उसका कल्टीवेशन लेवल मास्टर लेवल में शायद पहुंच गया होगा। ये देखकर हान सोचते हैं कि हुस्सा में काफी सारे हिडन टैलेंट है, सिर्फ ये टीचर ही काफी ज्यादा पावरफुल निकला। तभी उसका टीचर कहता है कि वो बंदा काफी ज्यादा अनडिसिप्लिन था, इसलिए तुम लोग उससे कुछ भी मत सीखना। तुम लोगों को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, जिन्हें पढ़ाई से प्यार हो, किसी से भी फाइट या फिर मारा मारी मत करो, सबके साथ अच्छे से रहो। अगर अब कुछ और नहीं है तो तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। ये देखकर फैंग का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो जल्दी से टीचर को रोक कर कहता है कि अब जबकि स्टूडेंट का फाइट करना अलाउ नहीं है तो मैं रूल को फॉलो करते हुए हान को स्कूल के रिंग में चैलेंज करता हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये टीचर कहाँ से आ गया है, यहाँ तक कि सीनियर भी उसका बिल्कुल भी मैच नहीं निकला। ये सोचकर वो हान से कहता तो बताओ क्या मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत है तुम में? अगर तुम रिजेक्ट करके डरपोक बनना चाहोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। ये बोलकर वो सोचता है कि मैं तुम्हें रिंग में मार मार कर खत्म कर दूंगा। ये सब सुनकर टीचर उससे पूछता तो बताओ क्या तुम उसका चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो? अगर तुम नहीं करोगे तो स्कूल में कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। ये सुनकर फैंग को लगता है कि हान एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए वो उसे प्रोवोक करना स्टार्ट कर देता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो क्यों ना तुम नील डाउन करके मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें जाने दूंगा और दोबारा चैलेंज नहीं करूंगा। तभी हान कहता है अब जबकि हम लोग बैटल करने ही वाले हैं तो क्यों ना हम लोग कुछ बेट पर लगा दे, बोलो क्या तुम में हिम्मत है? ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता तो ठीक है, बोलो तुम क्या बेट पर लगाना चाहते हो? हान कहता है कि चलो तुम्हारा फैमिली का मैजिकल वेपन को बेट पर लगाते हैं जिससे तुम्हारा फैमिली ऑन करती है, जिसका यूज करके तुम लोग जिंक्सी में सभी कल्टीवेटर को कैद कर लिए थे, द क्रिस्टल स्केप्टर। बोलो क्या तुम में हिम्मत है? अगर मैं जीत जाता हूँ तो वो स्केप्टर मेरा हो जाएगा और अगर मैं हार जाता हूँ तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और सोचता है आखिर से मेरे फैमिली के वेपन के बारे में कैसा पता चल गया। बाहरी लोग सिर्फ यही जानते हैं कि हमारा फैमिली एक मैजिक वेपन को ओन करती है, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट पता नहीं है कि आखिर वो किस तरह का मैजिक वेपन है। तभी हान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है अगर तुम चैलेंज एक्सेप्ट करने से डर रहे हो तो क्यों ना तुम मेरे सामने नील डाउन करके मुझे गॉड क्यों नहीं बुला लेते हो? अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर वो भड़कते हुए कहता है कि मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, मैं बेट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर हान अपने टीचर को विटनेस बनने के लिए कहता है, इसके लिए वो मान जाता है और इसके बाद वो सभी लोग स्कूल के स्टेडियम में फाइट करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग फैंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि एक हिडन फैमिली के मेंबर होने के कारण वो बचपन से ही कल्टीवेट करते आ रहा है तो वो जरूर हान को काफी आराम से हरा देगा। वहीं पर हान उससे कहता है कि मैं तो यहीं पर हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें भी तुम्हारा क्रिस्टल स्केप्टर को निकाल लेना चाहिए। फैंग कहता है कि तुम इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों हो रहे हो जैसे कि तुम ही जीतोगे, या फिर तुम ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा? हान कहता है कि हाँ मुझे लग रहा है कि तुम अपनी बात से मुकर जाओगे, इसलिए जल्दी से अपने क्रिस्टल स्केप्टर को निकालो नहीं तो मैं फाइट नहीं करूंगा। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो खुद को शांत करते हुए अपने लोगों को उसे लाने के लिए भेज देता है। और स्कूल में फैंग फैमिली का पैट्रियाज, लोंग फैमिली का एक एल्डर, ब्लैक टर्टल बायोटेक्नोलॉजी का क्वांगसी और लू फैमिली से लू यूंजी आती है। उन्हें देखकर सभी लोग थोड़े से चौंक जाते हैं कि आखिर इतने सारे बिग शॉट क्यों आ गए हैं। एक बंदा बताता है क्या तुम्हें पता नहीं कि वो ट्रेजर का वेयर आउट अनजान है और हान ही आखिरी बार उसे देखा था, इसलिए सभी के सभी लोग उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं। ये सब देखकर फैंग कहता है अब जबकि क्रिस्टल स्केप्टर यहाँ पर आ गया है तो क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? हान कहता है मेरे पास एक लास्ट रिक्वेस्ट है। ये बोलकर वो कहता है कि इस स्केप्टर को सेफ कीपिंग के लिए टीचर को दे दो,
हो, मुझे डर है कि कहीं तुम लोग उसे लेकर भाग ना जाओगे। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो हमारे फैमिली का रेयर ट्रेजर है, हम उसे ऐसे किसी को भी छूने नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसका फादर कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इसे रखने के लिए उन्हें दे देता हूँ, जब तुम डुअल जीत जाओगे तो हम लोग हान को अपने घर में इन्वाइट करेंगे। ये बोलकर वो सोचता है कि फैंग का ताकत फाउंडेशन का लेटर स्टेज में पहुंच गया है और शू हान सिर्फ एक वीकलिंग है जिसने कुछ दिन पहले ही स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण ही अवेकन कर पाया है। वो तो फैंग से बिल्कुल भी कम्पीट कर ही नहीं पाएगा। अब जबकि फैंग जीत ही जाएगा तो दूसरों को सेफ कीपिंग के लिए देने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। अभी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस ट्रेजर के बारे में पता करना। ये सोचकर वो उसे रखने के लिए दे देता है। उसका टीचर उसे लेकर कहता है कि चलो अब तुम लोग डुअल स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे डुअल स्टार्ट होता है फैंग अपने हाथ का प्लास्टर तोड़कर अपने हाथ को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ पैर को तोड़कर तुम्हें धीरे धीरे टॉर्चर करूंगा, तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हें अपने फैमिली का बेस्ट स्किल दिखा देता हूँ। ये बोलकर वो अपना फैमिली का ड्रैगनेट फिस्ट का यूज करता है जो कि उनका फैमिली का बेस्ट स्किल में से एक होता है। वो काफी ज्यादा ब्रूटल होता है और उसका स्ट्रेंथ छुपा हुआ रहता है जो कि उसके अपोनेंट को पता चलने से पहले ही उसे खत्म कर देता है। ऑर्डिनरी कल्टीवेटर उससे बिल्कुल भी डील कर ही नहीं सकता है। वहीं पर शू हान अपने जगह पर से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता है और वो वहीं पर भूत के जैसा खड़ा होता है। तभी फैंग उस पर हमला कर देता है और सोचता है कि ये स्किल सीखने के लिए मुझे हजारों फ्रेसेस बीस्ट का ब्लड और मेरेडियन को ऑब्जर्व करना पड़ा था और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे बॉडी को रिफाइन करने के लिए मुझे काफी सारे बैटल्स होकर गुजरना भी पड़ा था। फैंग उस पर अटैक करके पीछे हटते हुए काफी हैरानी से सोच रहा होता है कि आखिर उसका डिफेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। ये देखकर सभी लोग भी बातें करने लगे होते हैं कि आखिर उसका बॉडी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, कहीं वो भी तो पैरानॉर्मल अवेकनर में से एक तो नहीं है ना, और वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव बॉडी के साथ। उन सभी की बातें सुनकर फैंग हंसते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग बॉडी है भी तो भी तुम बच नहीं पाओगे, मुझे तुम्हें इसका असली पावर दिखाने दो। ये बोलने के बाद हान पर अपने आप ही हमला होने लगता है। ये देखकर हान सोचता है तो इसका मतलब उसका ये फिस्ट इस तरह से अटैक करता है, ये ऑब्वियसली एक इविल तरह का मेथड है, तो इसका मतलब फैंग फैमिली इविल फोर्सेस के साथ भी इन्वॉल्व है। तभी फैंग हंसते हुए कहता है कि जो डार्क एनर्जी ड्रैगनेट फिस्ट से रिलीज होगा वो कल्टीवेटर के मेरिडियन को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया हुआ है। शू हान अब तो तुम सिर्फ और सिर्फ एक गार्बेज बन के रह जाओगे, लेकिन उतना मेरे लिए काफी नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हारा पैर तोड़ने वाला हूँ, तब जाकर तुम नील डाउन करके मुझसे माफी मांगोगे। ये बोलकर वो फिर से उस पर हमला करने के लिए चला जाता है। ये देखकर उसके फादर कहते हैं कि मेरा बेटा ड्रैगनेट फिस्ट को मास्टर कर लिया है, ये बैटल जल्दी खत्म हो जाएगा। वहीं पर हान उसके अटैक करने से पहले उसका हाथ पकड़कर उसे उठाकर पटक देता है। ये देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहीं पर ये देखकर क्वांसी सोच रहा होता है कि वो जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं, पिछली बार उसने मेरे आर्म को तोड़ दिया था, वो कोई एक्सीडेंट तो हो नहीं सकता है। वहीं पर फैंग काफी ज्यादा मुश्किलों से कहता है आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ड्रैगनेट फिस्ट के अटैक से तुम कैसे बच गए हो। ये देखकर उसका फादर भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि अपोनेंट के पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी है, ड्रैगनेट फिस्ट से चोट खाने के बाद भी उसके पास फाइट करने का ताकत है, उससे क्लोजली फाइट बिल्कुल भी मत करो, हमारे फैमिली का सीक्रेट पिल का यूज करके उसे तुम सप्रेस करो। ये सुनकर फैंग उससे कहता है कि हान तुमने अब मेरे पास और भी कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, अब मैं तुम्हें तुम्हारा जन्म लेने के लिए भी रिग्रेट करवा दूंगा। वहीं पर ये सब देखकर सभी ऑडियंस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि वो तो एक तरह का चीटिंग कर रहा है ना, ये पिल तो किसी का भी कल्टीवेशन को 1-2 लेवल शॉर्ट टाइम के लिए आगे बढ़ा देता है। वहीं पर वो उसे खाकर कहता है कि अब मेरा कल्टीवेशन 2 लेवल बढ़ गया है और अब मैं फाउंडेशन के पीक स्टेज में पहुंच गया हूँ। ये देखकर उसके फादर कहते हैं कि बकवास करने में वक्त जाया करना बंद करो, जल्दी से उसे हराकर उससे पूछताछ करने के लिए लेकर चलो। वहीं पर फैंग सोचता है कि मुझे जल्दी से उसे हराना पड़ेगा क्योंकि इसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा और इसका साइड इफेक्ट भी काफी ज्यादा दर्दनाक होगा। ये सोचकर वो हान से कहता है कि मेरी नजरों में तुम सिर्फ और सिर्फ एक चींटी से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो। ये बोलकर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से बहुत ही बड़ा हाथ बना लेता है और उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ एक तरह का इविल एनर्जी भी होता है। ये देखकर हान अपने मन में कहता है कि तुम्हारा ये गिफ्ट मैं स्वीकार करता हूँ। पास्ट में मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी को रजिस्ट करना पड़ता, लेकिन अब जबकि मेरे पास ये मिस्टीरियस ट्री है जो कि किसी भी तरह के एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके उससे अपना फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकता है, तो अब मुझे किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वो वाला ट्री उसका सभी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर वो देखते ही देखते कमजोर कैसे होते जा रहा है। ये बोलकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ाकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन हान वो पावर को भी आराम से ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर फैंग को और भी ज्यादा टेंशन होने लगती है कि आखिर वो हान को हट क्यों नहीं कर पा रहा है, कहीं उस पिल के साथ तो कुछ गड़बड़ नहीं था ना, और मेरा बॉडी का पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी भी खत्म हो गया है। वहीं पर ये देखकर उसके फादर सोचते हैं कि वो पिल हमारे फैमिली का एक सीक्रेट ट्रेजर है, आखिर वो काम कैसे नहीं कर सकता है। तभी उसका साइड इफेक्ट से फैंग का सर दर्द करने लगता है। ये देखकर हान उसके पास जाते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हें काफी ज्यादा दर्द हो रहा होगा, मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। ये बोलकर वो उसके सर पर मारकर बेहोश कर देता है और कहता है मैं जीत गया। ये देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी हान कहता है अब जबकि मैं जीत गया हूँ तो मुझे मेरा रिवॉर्ड चाहिए। टीचर उसे देने ही वाले होते हैं कि तभी
फैंग के फादर उसे रोकते हुए कहते हैं कि वो स्केप्टर हमारे फैमिली का ग्रेटेस्ट ट्रेजर में से एक है, इसलिए उसे मुझे लौटा दीजिए और मेरे फैमिली का रिप्लाई आने का वेट कीजिए। ये देखकर हान उससे कहता तो कि इसका मतलब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। उसके फादर फोर्स स्माइल के साथ कहते हैं कि इग्नोरेंट ब्रैट, ये स्केप्टर तुम्हारे जैसे किसी नोबडी का नहीं हो सकता है। मुझे नहीं पता कि तुमने कौन सा मेथड का यूज करके जीता है, लेकिन तुम ऑनेस्टली तो जीते नहीं होगे। मेरा फैमिली ऐसा रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सुनकर हान कहते हैं कि सर ये लोग अपनी बात से मुकर रहे हैं, बोलिए अब क्या करें। उसके टीचर कहते हैं कि बैटलिंग एग्रीमेंट के अनुसार मैं ये अनाउंस करता हूँ कि ये स्केप्टर सुहान का होता है और फैंग फैमिली इसे डिनाई नहीं कर सकती है। ये सुनकर मिस्टर फैंग काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है कि हमारे फैमिली का अफेयर में तुम बोलने वाले होते कौन हो, मुझे स्केप्टर दे दो वरना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये देखकर क्वांसी कहते हैं कि सुहान तो काफी ज्यादा नाइव और यंग है, वो सिर्फ एक ही बैटल से उनका ग्रेटेस्ट ट्रेजर को लेने के बारे में सोच रहा है। वो तो यहाँ तक कि टीचर को भी जस्टिस करने के लिए बोल रहा है। लॉन्ग फैमिली का बंदा कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सिर्फ एक ही बैटल से उनका स्केप्टर ले सकते हो? तुम तो काफी ज्यादा लकी हो कि उन लोगों ने अभी तक तुम्हें मारा नहीं है। यूनजी कहते हैं कि सुहान को शुरुआत से ही स्केप्टर को नहीं मांगना चाहिए था, अब तो इस झमेले में टीचर भी फंस गए हैं। वहीं पर टीचर उसे देते हुए कहते हैं कि मैं इस बैटल का विटनेस हूँ और एग्रीमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ये फॉलो करना चाहिए और फैंग फैमिली के पास कोई भी हक नहीं है इसे डिनाई करने के लिए। ये देखकर मिस्टर फैंग काफी ज्यादा गुस्सा से आग बबूला हो जाता है और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसके अटैक से टीचर को कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो सिर्फ अपने एक ही उंगली से हमला करता है, जिससे मिस्टर फैंग का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और फैंग का वैसा हालत देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उस टीचर के बारे में ही बातें करने लगते हैं। वहीं पर नीचे पड़े पड़े मिस्टर फैंग उससे पूछता है कितना भयानक कल्टीवेशन के साथ तुम कोई मेयर टीचर तो हो नहीं सकते हो, बोलो कौन हो तुम। ये देखकर हान सोचता है कि ऑफकोर्स ली काइसन कोई मेयर टीचर नहीं है, बल्कि वो हुसे स्टेट का मोस्ट फेमस मास्टर है। प्रीवियस लाइफ में वो गवर्नमेंट का काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर था, लेकिन किसी कारण से वो स्पिरिचुअल पावर के अवेकनिंग के अर्ली स्टेज में वो हमारी स्कूल का टीचर बनकर रहा था। यहाँ तक कि लेट स्टेज में भी वो काफी ज्यादा फेमस था और काफी ज्यादा अचीवमेंट को अचीव भी किया था। तभी ली काइसन अपना नाम बताता है। ये सुनकर क्वांसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरानी से कहता है कि वो तो पांचों साउदर्न प्रोविंस का नंबर 1 मास्टर है। और वो नीचे आते हुए कहता है तो आप ही मिस्टर ली है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। ये सुनकर ली अपना मुंह फेरते हुए मिस्टर फेंग से कहता है तो बताइए क्या आपको अभी भी कुछ कहना है? वो कहता है तो आप ही मिस्टर ली है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे अब कुछ नहीं कहना है। ये बोलकर वो सोचता है कि मेरा फैमिली गवर्नमेंट के मास्टर को ऑफेंड करना अभी अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन मैं हान को अपने स्केप्टर लेने भी नहीं दे सकता हूँ। तभी ली काइसन अनाउंस करते हुए कहता है कि अब जबकि तुम्हें कुछ कहना नहीं है तो मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि इस बैटल का विनर हान है और स्केप्टर उसका होता है। और हान से कहता है कि हमारे स्कूल का भी कुछ रूल है, अगर कोई भी उसे ब्रेक या फिर तुम्हें बुली करने का कोशिश करेगा तो तुम मुझसे कह सकते हो। हान ठीक है बोलकर सोचता है कि ली काइसन मैन ऑफ इंटेग्रिटी है, अगर मैंने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया होता तो इस स्केप्टर को लेने में मुझे बहुत ही ज्यादा पापड़ बेलने पड़ जाता। तभी ली काइसन सबसे कहता है कि अब तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो और आगे कहते हैं कि आई होप कि तुम सभी लोग इस बैटल से कुछ ना कुछ सीखे होगे। तुम्हें अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए और वही करना चाहिए जो तुमने बोला हो। ऐसे करने से तुम खुद का, अपने फैमिली का और अपने कंट्री को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। तभी जाते हुए मिस्टर फैंग हान से कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल में छू नहीं सकता हूँ, तो क्या हुआ, तुम जिंदगी भर से स्कूल में नहीं रहोगे ना। ये देखकर फैंग अपने फादर से कहता है कि वो हमारा फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है, हम उसे ऐसे तो नहीं जाने दे सकते हैं ना। ये सुनकर उसका फादर उसी पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। ये बोलकर वो उसे पीटते हुए वहां से लेकर चले जाते हैं। तभी लॉन्ग फैमिली का बंदा हान को रोकते हुए कहता है कि तुम्हारे नाम सुहान है ना, क्या तुम मुझे जानते हो? हान उसे देखकर कहता है कि तुम्हें देखने में जाना पहचाना लग रहे हो, क्या तुम लोंग बाउतियन को जानते हो? क्योंकि तुम दोनों थोड़े थोड़े एक जैसे दिखते हो। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि थोड़ा बहुत नहीं, हम दोनों बहुत ही ज्यादा एक जैसे दिखते हैं क्योंकि हम दोनों ट्विंस हैं। ये सुनकर हान कहता है ओ अब मुझे याद आ गया, क्या तुम ही वो जीनियस कल्टीवेटर लोंग आउतियन हो जिसके बारे में उसने मेंशन किया था? ये सुनकर वो कहता है कि मेरा भाई का नाम मेंशन करने का कोई हक तुम्हें नहीं है, तुमसे डील करने के लिए मैं तो अकेले ही काफी हूँ। तुम्हारे मरने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने लोंग बाउतियन को मारा क्यों? हान कहता है कि उसने पहले मुझ पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया था, इसलिए वो मरना डिजर्व करता था। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है कि ली काइसन के प्रोटेक्शन के बावजूद भी तुम स्कूल में सेफ नहीं रह पाओगे। मेरा नाम याद कर लो, मेरा नाम लोंग लिंगथियान है और मैं कल ही इस स्कूल में ट्रांसफर हो रहा हूँ और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। ये देखकर यूनजी उससे पूछती क्या तुमने सच में लोंग बाउतियन को मार दिया है? हान हाँ में जवाब देकर सोचते कि फैंग फैमिली का ट्रेजर लेने के बाद अब लोंग फैमिली का बारी आ गया है। लोंग फैमिली का तीनों बेटों में से लोंग बाउतियन का कल्टीवेशन सबसे कम है और बाकी के 2 लोग जीनियस है, जिसमें कि लोंग लिंगथियान अपने फैमिली का एंसेस्ट्रल लैंड में स्पिरिचुअल एनर्जी के रिवाइव होने से पहले ही काफी ज्यादा कल्टीवेट कर रहा था और रिवाइव होने के बाद उसने काफी सारे स्पिरिचुअल फ्रूट को खा लिया है और वो अभी और भी ज्यादा ताकतवर बन गया है। तभी यूनजी कहते उसने क्लाउड लिस्ट के रैंकिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर हान उसे याद दिलाने के लिए थैंक्स बोलकर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे उससे फाइट करने का इंतजार रहेगा। तभी क्वांसी उससे कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा लकी हो कि मेटे के निकल जाने के बाद भी तुम बच गए हो और तुमने फैंग झांतियान को भी हरा दिया है और तुमने उसका ट्रेजर भी ले लिया है, उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा
तो कांग्रेचुलेसन और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम क्वांसी है। तुम हमारे कंपनी के हेडक्वार्टर में क्यों नहीं आते हो? मैं तुम्हें कुछ स्पेशल फ्रूट्स ट्रीट करूंगा। हान मना करते हुए कहते हैं कि आपका कंपनी सिर्फ लोगों को मारते रहता है, वो सच में काफी ज्यादा स्कैरी है। क्वांसी कहते हैं कि तुम जरूर मजाक कर रहे होगे ना, मेरा कंपनी डेंजरस हो सकता है लेकिन तुम्हारा सिचुएशन और फिर ज्यादा डेंजरस है। तुमने दोनों बिग फैमिली को ऑफेंड कर दिया है। फैंग फैमिली लोकल बड़ा कल्टीवेशन फैमिली है, तो वहीं पर लोंग पूरे स्टेट में फेमस कल्टीवेशन फैमिली है। अगर तुम्हारे स्कूल तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता तो अब तक तुम मारे जा चुके होते। इसलिए अगर तुम हमें ज्वाइन करने के लिए तैयार हो तो हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। हान कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा पर्पस मुझे प्रोटेक्ट करना नहीं बल्कि उस मिस्टीरियस ट्री का पता लगाना है। ये सुनकर वो भड़कते हुए कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा अनग्रेटफुल हो रहे हो। हान कहते हैं कि हाँ मैं हो रहा हूँ। ये बोलकर वो उससे कहता है अपने काम से काम रखो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है कि तुमने पहले ही उन दोनों को ऑफेंड कर दिया है और क्या तुम सच में मुझे भी ऑफेंड करना चाहते हो? एक बार तुम फिर से सोच लो। माना कि तुम्हें स्कूल में कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन मेरे कंपनी के पास तुम्हें खत्म करने के काफी सारे तरीके हैं। ये सुनकर हान भड़क जाता है और कहता है कि मुझे धमकाने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? ये सुनकर वो भी भड़क जाता है, लेकिन तभी उसे ली काइसन याद आ जाता है। उसे याद करके वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम हमारे हाथ में मत पड़ जाना, नहीं तो तुम्हारे लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और तुम मुझे चुपचाप उस मिस्टीरियस ट्री के बारे में बता दो, नहीं तो। उसका ये बात पूरा करने से पहले ही हान उसे एक झापड़ा लगा देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी युनजी उसे रोकते हुए कहते हैं कि भूलिए मत कि मिस्टर ली ने क्या बोला था, आप यहाँ का रूल नहीं तोड़ सकते हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और वहां से जाने लगता है। ये देखकर युनजी उससे कहते हैं कि तुमने तो मुझे स्पीचलेस कर दिया है, मेरे फैमिली को छोड़कर तुमने नेंदो सिटी के सभी लोगों को ऑफेंड कर दिया है। तभी क्वांग से मुड़ते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया कि क्या लियांग तुम्हारा दोस्त है? ये सुनकर हान उससे पूछता है क्या वो तुम्हारे पास है, आखिर तुमने उसके साथ क्या किया? वो ये बोलते हुए वहां से चला जाता है कि एक दिन के बाद जिंगसी के एंट्रेंस में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, अगर तुम नहीं आओगे तो हम लोग लियांग को मार देंगे। ये देखकर युनजी उससे कहते हैं कि तुमने उसका पावर तो देख ही लिया है ना, और उसका कंपनी तो ऑलवेज ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम रेस्ले लियांग को बचाने चले जाते हो तो मुझे डर है कि तुम मारे जाओगे। हान कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं हूँ कि पूरे कंपनी को अकेले ही चैलेंज करूंगा, लेकिन मुझे फिर भी जाना ही है और मैं तुम्हारे फैमिली को अपने साथ चलने के लिए इन्वाइट करूंगा। ये सुनकर वो उससे पूछती है कि अगर तुम मेरे फैमिली की हेल्प चाहते हो तो मुझे अपने फादर से पूछना पड़ेगा, और तुम अपने दोस्त को बचा पाओगे या फिर नहीं बचा पाओगे वो तो सिर्फ लक पर ही डिपेंड करता है। वैसे भी हमारे फैमिली का बिजनेस मैटर के कारण उनसे बहस चलते रहता है। तभी हान कहता है कि मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारे फैमिली से हेल्प नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे फैमिली को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। युनजी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इसका क्या मतलब है, लेकिन हान वहां से जाते हुए कहता है कि मुझे अभी कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तब तुम मुझे अपने फादर से इंट्रोड्यूस करवा देना। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। ये सुनकर वो गुस्से में चिल्लाने लगती है कि कम से कम मुझे क्लियरली तो बता दो कि आखिर तुम करने क्या वाले हो, और वैसे भी मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए अग्री हुई भी नहीं हूँ। इसके बाद हान को दिखाते हैं जो कि स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाता है। पिछले लाइफ में वो काफी ज्यादा गरीब था, इसलिए वो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब किया करता था और यहाँ पर उसे कोई भी विजिट करने नहीं आता था, इसलिए अब वो उसे अपने कल्टीवेशन के लिए यूज करने जा रहा होता है। वो फैंग फैमिली के ट्रेजर को तोड़कर उसमें से 5 एलिमेंट वाला एक सीड को निकालता है। परफेक्ट फाउंडेशन स्टेज में पहुंचने के लिए उसे 5 एलिमेंट सीड चाहिए होगा, और अभी जो उस ट्रेजर में से निकला होता है वो अर्थ एट्रीब्यूट और डिफेंस पावर का होता है। हान उसे निकालकर उसे उस बोतल में रख देता है जिसमें से पहले से एक रखा होता है, और उसके प्रीवियस लाइफ के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ब्लैक टर्टल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, लू फैमिली और लोंग फैमिली सबके पास एक एक 5 एलिमेंट का सीड होता है। इसके बाद वो अपने उस स्टोरेज बैग को खाली कर देता है जिसमें से काफी सारे वेपन निकलता है, जो होता तो ऑर्डिनरी है लेकिन वो सभी के सभी टॉप आयरन से बनाया हुआ होता है, जो कि उसका फर्नेस बनाने के लिए काफी होता है। उसका प्रीवियस लाइफ में जब उसका कल्टीवेशन गॉड लेवल में पहुंच गया था तब उसका फर्नेस रिफाइनिंग स्किल अनमैच्ड था, और वो हेवनली एलेक्जर फॉर्मूला का भी बना लिया था, और ज्यादातर लोग उसे एलेक्जर गॉड भी कहा करते थे। वो जेन्यू रिफाइनिंग स्किल का यूज करके उन सभी वेपन को मेल्ट करके उससे एक फर्नेस तैयार कर लेता है, और तैयार करने के बाद वो स्कूल से जाने लगता है, और वो जा ही रहा होता है कि तभी उसे किसी का कॉल आता है, और वो देखता है तो उसे वो कॉल की होती है, और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।